जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर इर्तज़ा मुर्तज़ा साहब के साथ, कि जिन्होंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन की, जिसमें जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनके बारे में एक बड़ी सैर हासिल जो है वो गुफ्तगू की, जो नाजरीन के लिए बड़ी सूदमंद साबित हो सकती है, बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी कोशिश की है। ये 4 साल के थे जब कनाडा आ गए थे, तो इन्होंने ये प्रेजेंटेशन, हमने उन्हें कहा था कि उर्दू में करें, तो उर्दू बड़ी हिम्मत की है उन्होंने। तो उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। तो अब डॉक्टर साहब की ये प्रेजेंटेशन आपके लिए पेश करते हैं, जिसमें हार्ट के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में इन्होंने बड़े आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया है कि इन बीमारियों से बड़ी उम्र के लोगों को खासकर कैसे बचा जा सकता है, कैसे बच सकते हैं। तो हम पेश करते हैं डॉक्टर इर्तज़ा मुर्तज़ा साहब का ये प्रोग्राम आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आप ऐसे प्रोग्राम पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें ज़फ़रनामा को, और हमारी हौसला अफजाई करते रहें। तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस हम कर लेते हैं हार्ट डिज़ीज़ के बारे में। इसलिए ये मैंने बहुत देखा है, जब बंदे हार्ट अटैक का बात करते हैं वो असल में कोई डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। हर चीज़ हार्ट अटैक नहीं होती। तो ये तीन चीज़ें बंदे बहुत कंफ्यूज करते हैं: हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट अटैक पहले कह दूँ, वो है जब ऑक्सीजन नहीं जा रहा आपके दिल के मसल्स को। दिल एक पूरा मसल है, जब ऑक्सीजन उधर ख़त्म हो जाए तो फिर वो मसल मरना शुरू हो जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट लेकिन जो है वो हार्ट अटैक से हो सकता है, लेकिन उसके दूसरे भी कॉजेज़ हो सकते हैं। वो है जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम है आपके दिल का, वो रुक जाता है। जो बीटिंग होती है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से होती है। तो शायद अगर हार्ट अटैक आप सही टाइम पे ना ट्रीट करो तो फिर वो फुल बीटिंग भी उसका रुक जाएगा, और वो हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। इस पे हम कहते हैं वो बंदा क्लिनिकली डेड है, तो फिर हम चेस्ट कंप्रेशन और चीज़ें करते हैं उनको वापस लाने के लिए। हार्ट फेलियर लेकिन एक स्लो प्रोसेस है, वो हार्ट अटैक की तरह इस तरह अचानक नहीं हो जाता। हार्ट फेलियर जब होता है वो बॉडी का इनएबिलिटी है डिमांड को कीप अप करने के लिए। अगर आपकी बॉडी आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकती, वो हार्ट फेलियर के थ्रू ही होगा। मतलब आपका हार्ट जिस तरह पहले बीट करता था और खून बेचता था पूरी बॉडी में, अब शायद स्लो हो गया और सही तरह दे नहीं सकता। या ऑपोजिट भी हो सकता है, आपका दिल बहुत एक्सपैंड हो गया है चीज़ों से, ड्रग से हो जाता है, अल्कोहल से हो जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल ना करो ना थोड़ी देर तक, उससे भी हो सकता है। तो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। ये है प्रीकर्सर आपके हार्ट अटैक से। आपको हार्ट अटैक तो होगा जब आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्ड हो गया इस टाइम तक, जब फुल ब्लॉकेज जब हो गया, लेकिन उससे पहले आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ शुरू होगी। और ये हम बात करते हैं जो बंदों को इस तरह रेगुलर चेस्ट पेन्स होते हैं ना, जो एक्सरसाइज नहीं आप कर सकते इसलिए अब दिल में अब दर्द हो रहा है, वो हो रहा है इसलिए आपकी ऑक्सीजन कम और कम हो रही है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल अब बिल्ड हो रहा है और वो ब्लड फ्लो आपका ब्लॉक हो रहा है। तो स्टेप वन पे हम देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल इस तरह आर्टरीज़ के अंदर बिल्डअप होता है। और जब जिस आर्टरीज़ की हम बात कर रहे हैं, इस तरह हम हार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाली आर्टरीज़ हैं जो आपके दिल की मसल को सप्लाई कर रही हैं। जब कोलेस्ट्रॉल बिल्ड हो रहा है उनकी दीवारों में, वो ऑक्सीजन कम हो रहा है। और कोई बंदे सोचते हैं ये हार्ट अटैक होता है जब वो कोलेस्ट्रॉल फुल ब्लॉक कर देता है और बस खून नहीं जा रहा। असल में जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल आपकी ब्लड वेसल्स की दीवारों को वीक कर रहा है, उनको ससेप्टेबल कर रहा है टूटने में। और जब इवेंचुअली फट जाती हैं तो फिर ब्लड क्लॉट हो जाता है। जिस तरह आपको अगर कट हो जाए तो आपकी बॉडी वो स्कैब बना देती है उसको खून को रोकने के लिए, उसी तरह आपके ब्लड वेसल्स के अंदर उसको रोकने के लिए उस फटे हुए पार्ट को इस तरह क्लॉट हो जाएगी, उसके अंदर फिर हार्ट अटैक होगा। तो फिर जब खून रुक गया है आपके दिल के मसल्स को, तो फिर वो स्लोली वो मरना शुरू हो जाता है। आगे अब चलते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं, मैं इंक्लूड किया स्ट्रोक वाले सिम्टम्स को भी, इसलिए
असल में स्ट्रोक तो बस हार्ट अटैक ही है, लेकिन दिमाग में हो रही है। ब्लॉकेज उसी तरह हो सकती है। और सबसे ज़रूरी सिम्टम वही होगा जो आपको चेस्ट पेन फील होता है। ज़रूरी नहीं है लेफ़्ट साइड पे हर वक्त हो, कभी कभी बंदों को राइट साइड पे होता है। और रेडिएशन जब हम कहते हैं पेन का, वो कहते हैं वो पेन स्प्रेड हो रहा है, चेस्ट से शुरू हो रहा है और आपके शायद बाजू के नीचे जा रहा है। उसके अलावा भी अगर आपके सांस आपको अचानक से अब बंद हो रहा है और आपको लग रहा है आप गिरने लगे हो, फेंट हो गया, तो वो भी बड़े साइंस हैं इसके बारे में। असल में जो बता रहा था उस डायबिटीज़ प्रेजेंटेशन में, मैंने कहा था अगर ये चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स, असल में मुझे लगता है तो हम सारी डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह अभी बात हो रही थी डिमेंशिया की, डिमेंशिया भी इन्हीं फैक्टर्स के कंट्रोल करने से उसको भी हम रोक सकते हैं और उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, स्ट्रोक्स, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल फैक्टर्स के पास वापस आती है। और ये फैक्टर्स हम सारों को पता है, कोई बंदा नहीं है जिनको नहीं पता। हेल्थी डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और स्मोकिंग और चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सारी चीज़ें उन्हीं पे वापस आती हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते, तो फिर जब आपको डॉक्टर दवाई देता है, फिर आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको दवाई मिल रही है, तो फिर आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले चीज़ें लाइफस्टाइल के साथ कंट्रोल करनी चाहिए। तो वन बाय वन अगर हम इन चीज़ों के साथ जाएं, बिल्कुल नीचे पहले अगर शुरू करें हम फैमिली हिस्ट्री में। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है अगर आपके हर बंदा आपकी फैमिली में, आपके दादा, आपके अब्बू, आपके ताया, सारे बंदे हार्ट अटैक से फोत हो रहे हैं, उसका मतलब होगा आपके जेनेटिक्स में कोई ख़राबी होगी जो आपको मोर ससेप्टेबल बना रही है उस हार्ट अटैक से। लेकिन जब बंदे अपनी जेनेटिक्स के बारे में इस तरह सोचते हैं, वो हिम्मत पर हार देते हैं, कहते हैं नहीं मेरे दिल में कोई ख़राबी है, मैं इसीलिए कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जेनेटिक्स का जो हम बात करते हैं उससे बहुत इंट्रिकेट है। छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं आपके जेनेटिक्स को। आपको ज़्यादा भूख लगती है या आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कितना खा सकते हो, या आपके जेनेटिक्स की वजह से आप थकते हो बहुत जल्दी और आपको दिल नहीं लगता एक्सरसाइज करने का। ये सारी चीज़ें आपके जेनेटिक्स को आपको प्री डिस्पोज कर रही हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं आप बीट नहीं कर सकते। और आप हैरान रहेंगे आप थोड़ा सा एफर्ट लेके आपको कितना दूर लेके जाएगा। तो उसके साथ जो कोलेस्ट्रॉल का बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी बात की है, वो बिल्डअप होती है। कोई बंदों का एक जेनेटिक फैक्टर है जो कोलेस्ट्रॉल आपको ज़्यादा है, आपकी फैमिली में चलता है, बस कोलेस्ट्रॉल आपका खून में फिरता रहता है और आपकी बॉडी उसको निकाल नहीं सकती। और दूसरे बंदों का है वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं अपने डाइट में। ज़्यादातर जब असल में कोलेस्ट्रॉल का भी होता है और सैचुरेटेड फैट का भी होता है। अगर आपको पहले से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपको सैचुरेटेड फैट थोड़ा सा कम करना चाहिए डाइट में। अगर आप हेल्थी हो, आप वेट गेन नहीं कर रहे और ज़्यादा मोटे भी नहीं हो, तो इतना फिक्र नहीं करनी चाहिए डाइटरी फैट्स की। सिर्फ एक सबसे बड़ा फैट है, ट्रांस फैट कहते हैं। कनाडा कनाडा ने बैन किया हुआ है, अब हमारे सारे खानों में ट्रांस फैट ऐड नहीं कर सकते और लेबल्स पे लिखा होता है, तो वो चेक करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए वो ज़ीरो है हर चीज़ में जो खा रहे हो। स्मोकिंग, सारे बंदे स्मोकिंग से सोचते हैं कैंसर की वजह से दूर रहना चाहिए, लेकिन कैंसर के अलावा से बहुत 100 रीज़न है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और जो मैं सारों को बताता हूँ, स्मोकिंग का बिगेस्ट रीज़न है नहीं करना चाहिए, इसलिए आपके ब्लड वेसल्स को वो डैमेज कर रहा है। तो जिसमें वो जो टॉक्सिन्स हैं स्मोकिंग के अंदर, जब आपके खून के अंदर चले जाते हैं, वो फुल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करते हैं जो आपके ब्लड वेसल्स की दीवारों को मार रहा होता है। तो अगर आप सोचें आपके पास हाई कोलेस्ट्रॉल है, वो बिल्ड कर रहा है, आपकी दीवारों को पहले से ख़राब कर रहा है, उसके ऊपर आप स्मोकिंग डाल दें, तो और ही आपको चांस है वो ब्लड वेसल को फटने की और वो क्लॉट बनने की। ओबिसिटी, जब ओवरवेट बंदों का हम बात करते हैं, क्यों है डेंजरस, आपको डायबिटीज़ का चांस भी सारा ऊपर है, लेकिन और क्या हो रहा है, आप फुल टाइम इन्फ्लेमेटरी स्टेट में, उसका मतलब है आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम हर वक्त हाइपर एक्टिव है। तो जिस तरह मैं बात अभी कर रहा था, स्मोकिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आपके ब्लड वेसल की दीवारों में। जब आप ओवरवेट होगे, ये इन्फ्लेमेटरी स्टेट हर वक्त होगा, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम सही तरह काम नहीं करेगी और ये इन्फ्लेमेशन ओवर टाइम डैमेज कर रही है आपके ब्लड वेसल्स को।
ब्लड प्रेशर का जब हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर एक और फैक्टर है जो आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रहा है। ओवर टाइम एन्यूरिज्म्स हो जाएंगे, जो आउट पाउचिंग्स है आपकी ब्लड वेसल्स की, और जो छोटी कैपिलरीज हैं आपकी, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर उनको बिल्कुल ख़राब कर देगा। किडनी डिजीज़ भी हो जाएगी, और किडनी डिजीज़ बिल्कुल रिलेटेड है आपके हार्ट डिजीज़ के साथ। तो सबसे बड़ा फैक्टर उधर टॉप लेफ्ट पे है डायबिटीज़। अगर आपने हार्ट अटैक प्रिवेंट करना है, आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहिए। एक और फैक्टर जिस तरह बात कर रहे थे, स्मोकिंग हम बात की है, और कोलेस्ट्रॉल की अब बात की है जो आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगी। तीसरा बिग फैक्टर जो आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा वो है ये एक्स्ट्रा शुगर जो आपके बॉडी में फ्लोट हो रहा है। जब ब्लड वेसल्स के अंदर एक नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर सिर्फ होना चाहिए, जब एक्सपैंड हो जाता है एक चीज़ होती है जो हम कहते हैं ग्लूकोटॉक्सिसिटी। ये शुगर एक्चुअली डैमेज कर सकती है आपके ब्लड वेसल के वॉल्स को और आपके ऑर्गन्स को भी। तो इसलिए डायबिटीज़ तो नंबर वन फैक्टर है जो सारे बंदों को कंट्रोल करना चाहिए। तो जब इधर प्रिवेंशन में हम राइट साइड पे देखते हैं, ज़्यादातर तो इन चीज़ों की बात की है, लेकिन बीइंग फिजिकली एक्टिव एवरी डे, मैं पता नहीं इसको अंडरस्टेट नहीं कर सकता। अगर आप और किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्टिविटी बस डाल दो। उसका मतलब भी नहीं है आपको ज़रूरी है जिम जाना, वेट उठाना, लेकिन वेट लिफ्टिंग एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हर बंदे को, स्पेशली इंसारुल्लाह में। इसलिए आपकी मसल मास जो है डायरेक्टली कोरिलेटेड है इस हार्ट डिजीज़ में। मैं जब डायबिटीज़ का लेक्चर कर रहा था, मैं उसमें बताया था डायबिटीज़ एक प्रॉब्लम है लो मसल मास की और हाई फैट मास की। आप इस रेशो को ख़राब नहीं कर सकते। अगर आपके बॉडी में ज़्यादा फैट है, आपको कॉम्पनसेट करके मसल भी ज़्यादा डालनी चाहिए। मसल एक्ट करती है एक सिंक की तरह जो शुगर को निकालती है आपके ब्लड से और मसल के अंदर डालती है। जितनी कम मसल आपके पास होगी उतनी ज़्यादा शुगर आपके ब्लड में रहेगी और कहीं पे जाने की जगह नहीं होगी। तो उसके अलावा एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए इस आज के दिन में हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हम अबंडेंस में। हर बंदा जितना खा रहा है उसको उससे आधा अगर खा ले दिन में, बिल्कुल ठीक रहेगा और हेल्थी रहेगा। तो अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी अंदर आ रही है, हमें निकालनी भी चाहिए एक्टिविटी करने में। तो चलते हैं आगे। तो जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था, ये चीज़ मुझे याद रही थी कुरान और हदीस में। ये मुझे हदीस बहुत अच्छी लगी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात कर रहे थे, एडवाइस दे रहे थे, The son of Adam does not fill any vessel worse than his stomach. It is sufficient for the son of Adam to eat a few mouthfuls to keep him going. If he must do that, then let him fill 1/3 with food, 1/3 with drink, and 1/3 with air. ये तो बहुत अच्छी एडवाइस है, जो मैं तो पहले से ही बंदों को डाइट में यही एडवाइस दे रहा था। अगर आपने कुछ खाना है तो, और भूख लगी हुई है, असल में आपको शायद प्यास लगी और आपको पता भी नहीं है। जब पानी की कमी होती है, आपकी ब्रेन सिग्नल्स भी कभी कभी मिक्स होके आपको लगता है आपको भूख लग रही है। तो अगर आप पानी पहले पियोगे अपने मील से, आपको पेट में कोई वेट डालोगे, तो आपके पेट के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी होते हैं। जितना स्ट्रेच होगा आपका स्टमक, उतना आपको वो सिग्नल भेजेगा आपको पेट, आपके दिमाग को, आपको बताएगा आप फुल हो गए हो। तो अगर आप पहले अपना पानी पी लो 1-2 ग्लास, तो फिर अपना खाना शुरू करो, और जितना आपको लग रहा है आपने खाना है उसका आधा खा लो, और आप स्लो खाओ। वो एक और सुन्नत भी है स्लो खाने की। ये सारी चीज़ें एक रीज़न के लिए हैं। जितना आप स्लो खाओगे, स्लोली ये चीज़ें अब्जॉर्ब होंगी, और आपका वो सिग्नल चला जाएगा आपके दिमाग को, और आपको भूख भूख का असल सिग्नल आ जाएगा। आप जल्दी से सब कुछ खा लोगे, पेट के अंदर जगह तो है ना डालने की, लेकिन आपको चाहिए नहीं था इतना ज़्यादा खाने का। तो इधर कह रहे हैं 1/3 आप पीने में फिल कर दो, 1/3 अपने खाने में रख दो, और 1/3 एयर में रहने दो, मतलब खाली रहने दो। जगह दो और टाइम दो अपने खाने को डाइजेस्ट होने को। और हज़रत मसीह मौद की भी है इधर नीचे सेइंग जो थी, जब आप हेल्थी डाइट अडॉप्ट करोगे, आप अपने दीन में भी और अपने मोरल्स में भी आप बैलेंस कायम करोगे। तो चलते हैं आगे। तो
अगर वो सारी लाइफ़स्टाइल की चीज़ें मैंने बात की हैं, अगर आपको लगता है आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आपको लगता है आपके आपके लाइफ़स्टाइल में ये आप नहीं डाल सकते, आप हेल्थी डाइट नहीं डाल सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, स्ट्रेस आपका नहीं कम हो रहा और आपकी नींद भी नहीं ठीक हो रही, तो अगर आपको डॉक्टर दवाई दे रहा है तो लेनी तो पड़ेगी उस टाइम। सबसे बड़ी दवाई जो देते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वो स्टैटिन मेडिकेशन है। काम तो करती है, अपने साइड इफ़ेक्ट्स के साथ थोड़ी बहुत आती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम बंदों को होते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर को लग रहा है, अगर आपको डॉक्टर वो दवाई दे रहा है उसका मतलब है उसको लग रहा है आप नहीं कंट्रोल करोगे लाइफस्टाइल में, तो अगर आप दिखा सकते हो डॉक्टर को, कह सकते हो नो मुझे 6 महीने दो, मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक करूँगा, और फिर ब्लड टेस्ट करते हैं। ज़्यादातर तो डॉक्टर कहेंगे चलो ठीक है दिखा के दिखाओ, और आप कर सकते हो, फिर दवाई से दूर रह सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं है मोटिवेशन, आप नहीं कर सकते, तो फिर ये दवाई ज़रूरी होगी। कोलेस्ट्रॉल कम करने की बहुत दवाइयाँ निकली हुई हैं और लेवल्स हैं उसमें। अगर आपको एक वाली नहीं काम की, टांग में दर्द हुआ है, कुछ हुआ है, बहुत और दूसरी दवाइयाँ हैं जो आप स्विच कर सकते हो। तो वापस जाना चाहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करनी चाहिए। अगर आपको हार्ट अटैक पहले से हो गया है तो फिर आपको सुना होगा एस्पिरिन आपको लेनी चाहिए हर दिन। अगर आपको कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ हुआ, अब नहीं हम रेकमेंड करते बंदे एस्पिरिन लें, इसलिए आपकी ब्लीडिंग की रिस्क ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर आपको पहले से हार्ट अटैक हुआ हुआ है आपको एस्पिरिन लेनी चाहिए हर दिन। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो तो सारों को चेक करना चाहिए घर में अपनी ब्लड प्रेशर। नंबर्स आगे पीछे बंदे बहुत कहते हैं, लेकिन असल में 130/80 से कम होना चाहिए हर बंदे का ब्लड प्रेशर। आइडियली उससे भी कम होना चाहिए, लेकिन 130/80 अपर लिमिट अपना सोचना चाहिए। तो अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है, दो तीन चीज़ें कर सकते हैं उस ब्लड वेसल को खोलने के लिए। बंदों के अंदर बलून एंजियोप्लास्टी होती है, इस तरह जो नज़र आ रहा है, एक छोटा सा बलून अंदर डालते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं एयर के साथ, और वो अपने कोलेस्ट्रॉल को पीछे पुश करती है और आपको जगह देती है वो खून को जाने के लिए। कभी कभी उसके बाद इस तरह स्टेंट डाल देते हैं, स्टेंट इस तरह खुला रहने देगा उस ब्लड वेसल को और रोकेगा कोलेस्ट्रॉल को बिल्डअप होने में। अगर वो सारी चीज़ें नहीं कामयाब हुई और या आपके फुल मैसिव हार्ट अटैक हो गया जो उनको लगता है स्टेंट से नहीं काम होगा, तो फिर ये जो चीज़ है कैबेज CABG, ये बाईपास होती है। मतलब कहीं और से ब्लड वेसल आपकी लेंगे, ज़्यादातर टांग से लेते हैं, और एक न्यू पैसेज वे बनाएंगे आपके हार्ट में जहाँ से खून बाईपास कर सकता है वो जो ख़राब ब्लड वेसल है। तो कंक्लूजन में सारों को पता है क्या करना चाहिए। जब मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, इसलिए हर बंदे को मसल चाहिए। अगर मैं बहुत पेशेंट्स देखे, मैं 90-100 ईयर्स ओल्ड बिल्कुल सही चल रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपनी स्पोर्ट्स अभी तक खेल रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मसल के रिलेटेड हैं। जो जब हम देखते हैं बंदे बूढ़े हो रहे हैं और अब चलने भी नहीं हो रहा, बैठे से उठ नहीं सकते, ये सारी चीज़ें लो मसल मास से। और आपको मसल बनाने के लिए एज 40 तक आप ज़्यादातर मसल बना सकते हो। एज 40 के बाद आपकी मसल की जो मास है नीचे शुरू हो जाती है। बस उस टाइम में आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने मसल को, जितना ज़्यादा आप रख सकते हो मसल अपने बॉडी में वो बहुत ज़रूरी है। और दो तरीके हैं मसल रखने के, कोई मेहनत का काम करना चाहिए, कोई पुश करना, कोई पुल करना, कोई भी एक्सरसाइज आप जो कर सकते हो जिसमें कोई मेहनत लगती है वो करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को आप बता रहे हो आपको ये मसल चाहिए और आप लूज़ नहीं कर सकते। और अपना प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन ज़्यादातर मीट्स में आता है, चीज़ में आता है, या मिल्क्स में, डेयरीज में, वो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए ताकि अपना प्रोटीन लेवल रहे। और प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है अपने मसल का, सबसे ज़रूरी तो वही होगा। एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज जो होती है वो भागने वाली होती है, भागने वाली, वॉक करने वाली, वो कार्डियोवैस्कुलर होती है अपने दिल को स्ट्रांग रखने के लिए। वो आपके दिल को भी स्ट्रांग रखेगी, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करेगी, आपके वेट को भी कम करेगी। ये सारी चीज़ें वर्क टुगेदर करेंगी, आपको ऑल कॉज मोर्टेलिटी से कम कराएगी, किसी चीज़ से भी मरने से आपको वो करा देगी। तो आखिर में अगर आप अपने आप को डी स्ट्रेस भी कर सकते हो, जो भी फालतू चीज़ें जो आपको फ़िक्र करा रही हैं उनके लिए हेल्प लो। अगर नमाज भी एक तरीका है मेडिटेशन का, आप
अपने दिमाग को अगर आप फोकस करा सकते हो, आप रीवायर कर सकते हो जिस तरीके से आप नमाज को सोचते हो, और आप अपने आप को याद करो जब भी आप नमाज पढ़ रहे हो, अपनी सेहत का आप बेहतरीन तरीका दिखा रहे हो। तो इन पे क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर पे।